हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किरण इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th बिहाइप बुक का चैप्टर नंबर 4 पार्ट 2। इसका पार्ट 1 मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी है तो, और फिर हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। सो फ्रेंड्स, हम लोग पिछली वीडियो में द सेम ईयर तक यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके आगे। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। आइंस्टीन के जो नए चैप्टर्स स्टार्ट हुए, अब चैप्टर्स मतलब कि उनकी ज़िंदगी अब आगे बढ़ी जब उन्होंने सेकंड मैरिज कर ली थी अपनी कज़न एल्सा के साथ। तो अब जैसे ही उनका सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है तो वो वर्ल्ड फेम के साथ शुरू होता है, यानी वो इतने फेमस होते चले जा रहे थे। अब अपने नेक्स्ट जब भी कोई अपनी ज़िंदगी की दोबारा शुरुआत करता है तो कुछ नया होता है, तो इनके साथ भी नया हुआ। इनकी फेमस ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे, इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि इन्होंने पहले अपनी फर्स्ट वाइफ से बोला था कि हम मिलकर काम करेंगे और रिलेटिविटी की थ्योरी पर कंक्लूजन लाएंगे, रिजल्ट उसका अच्छा लाएंगे। तो वो तो नहीं हो पाया था, बट जैसे ही इनकी सेकेंड मैरिज होती है उसके बाद इन्होंने इसको पूरा किया अपनी थ्योरी को और उसे पब्लिश भी करवाया, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। इस थ्योरी ने दुनिया को ग्रेविटी के बारे में एक नया जानकारी दी, एक नई सोच दी। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉड प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। 1919 में एक एक्लिप्स हुआ, एक्लिप्स होने यानी कि जो हम ग्रहण बोलते हैं, सूर्य ग्रहण हुआ, जिसने इनकी इस थ्योरी को सही साबित कर दिया। प्रूफ बता दिया उसने, मतलब है ना, सही साबित कर दिया, प्रमाण दे दिया। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field। उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही था कि जो जितने भी स्टार्स की लाइट है वो सन के ग्रेविटेशनल फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाती है। इट मीन्स आपको पता होगा कि जो स्टार्स हैं उनकी खुद की लाइट होती है, वो सन से नहीं लेते हैं, लेकिन सन के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आने की वजह से जब भी उसकी रोशनी कम होती है सन की, तो उनकी रोशनी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। द न्यूज़ पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। अखबारों ने उनकी इस इन्वेंशन को साइंटिफिक रेवोल्यूशन बताया कि वैज्ञानिक फील्ड में ये क्रांति है। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। ये लाइन आप याद रखिएगा, ये आपको एज अ MCQs में जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनमें ये पूछा जा सकता है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ कब मिला और किस सब्जेक्ट में मिला। तो आइंस्टीन को फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था 1921 में। ही वॉज शावर्ड विथ ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए, शावर्स होता है बरसात हो जाना किसी भी चीज़ की, है ना, तो उनके ऊपर सम्मानों की, यानी बहुत सम्मान किया गया उनका, बहुत सारे उनको अवार्ड मिले, कई सारे लोगों ने उनको इनवाइट किया, जगह जगह उनका सम्मान किया इस चीज़ के लिए, क्योंकि उन्होंने एक वर्ल्ड पूरे संसार में क्रांति ला दी थी एक नई सोच के लिए। ही वॉज ये हो गया है एंड लॉडेड बाय द प्रेस। और वो पूरी तरीके से क्या होते थे, ये जो अखबार वाले होते हैं, मीडिया वाले होते हैं, उनसे घिरे रहते थे अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein immigrated to the United States। जब नाजीज जर्मनी में अपनी पावर में आए, पावर में आना यानी कि जब उनकी सरकार बनी, कब बनी, 1993 में, सॉरी 1933 में। तो आइंस्टीन वहाँ से इमिग्रेट हो गए। इमिग्रेट होता है एक जगह से दूसरी जगह बस जाना। तो आइंस्टीन जर्मनी से कहाँ आ गए, यूनाइटेड स्टेट आ गए, यूनाइटेड स्टेट में रहने लगे। 5 years लेटर, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर। 5 साल बाद उन्होंने देखा कि जो बर्लिन में, यानी जर्मनी के जो बर्लिन शहर है, वहाँ पर एक डिस्कवरी हुई है न्यूक्लियर फिजन की। न्यूक्लियर फिजन आप जानते होंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब न्यूक्लियर फिजन की वजह से ही बना है। तो न्यूक्लियर फिजन के बारे में पता चला तो अमेरिकन जो फिजिसिस्ट थे उन्हें बहुत गुस्सा आया। अप्रोर होता है गुस्सा आना, कि इन लोगों ने ये खोज क्यों की, क्योंकि न्यूक्लियर फिजन की खोज करना उस समय एक कानून तोड़ना होता था, क्योंकि न्यूक्लियर फिजन इतना बड़ा
एक विस्फोट होता है जिससे कई सारे देश बर्बाद हो सकते हैं। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म जस्ट एज आइंस्टीन हैड। कई सारे लोगों में ये जो अपना देश के प्रति जितना लगाव होता है ना, वो होता ही है। तो कई सारे लोगों में इस चीज़ का बहुत गुस्सा भरा था हुआ, जैसे कि आइंस्टीन के अंदर भी भरा हुआ था। एंड नाउ दे वर अफ्रेड। अब इन लोगों को डर लग रहा था कि भाई जो नाजीज हैं वो कहीं इन लोगों पर अटैक न कर दें। कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब, क्योंकि अगर इन्होंने न्यूक्लियर फिजन कर लिया है तो ये अब एटम बम बना सकते हैं और उसका यूज भी कर सकते हैं। एट द अर्जिंग ऑफ कलीग, अपने एक दोस्त के बहुत ज़्यादा कहने पर, फोर्स करने पर, अपील करने पर, आइंस्टीन रोट अ लेटर। आइंस्टीन ने एक लेटर लिखा टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। किसको लिखा? अमेरिकन प्रेसिडेंट को, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उस समय के जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उनका नाम था, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ऑन 2 अगस्त 1939, यानी 2 अगस्त 1939 को उन्होंने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा। इन विच ही वार्नड, उसमें उन्होंने वार्न किया था। वार्न करने यानी चेतावनी देना। उन्होंने चेतावनी दी थी अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, कि न्यूक्लियर बॉम्ब या एटम बम का एक छोटा सा भी अगर बॉम्ब बन जाता है एंड एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, और अगर उसको फोड़ दिया जाता है कहीं पर, माइट वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विथ सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। तो वो बम ना सिर्फ उस जगह को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा, नष्ट कर देगा, बल्कि उसके आसपास के जितनी टेरिटरी होंगी, आसपास के जितने देश होंगे, शहर होंगे, उनको भी बर्बाद कर देगी। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव इफेक्ट। उनके जो वर्ड्स थे वो बिल्कुल ही फेल नहीं हुए, यानी उन्होंने जो कहा था वो बिल्कुल सच साबित हुआ। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। अमेरिकन्स ने जैसे ही ये पता चला अमेरिकन्स को कि जर्मनी ने ये कर लिया है, क्या कर लिया है, एटम बम की खोज कर ली है, तो उन्होंने, अमेरिकन्स ने भी फिर देर नहीं करी और फटाफट से उन्होंने भी अपना एटम बम बनाया। और उन्होंने तो सिर्फ बनाया ही था वहाँ पर नाजीज ने, तो इन्होंने बनना सिर्फ बनाया बल्कि सीक्रेट में बनाया, किसी को पता नहीं चलने दिया। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जैपनीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। इन्होंने ना सिर्फ वो एटॉमिक बम बनाया बल्कि उसे फोड़ भी दिया, यानी पटक दिया। कहाँ पटका इन्होंने उस बम को? जापान की दो सिटी, दो शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी, इन दोनों शहर पे पटक दिया। कब? 1945 पर। ये बहुत जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आता है कि हिरोशिमा नागासाकी पर एटॉमिक बम, पहली बार जो एटॉमिक बम डाला गया था वो कब डाला गया था? तो ये डाला गया था 1945 में। और ये जो हिरोशिमा नागासाकी सिटी हैं ये पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी, धरती में मिल चुकी थी। आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। आइंस्टीन इस बड़े जो खतरनाक डिस्ट्रक्शन हुआ था, विनाश हुआ था, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश होना, ये जो खतरनाक विनाश हुआ था इससे बहुत ज़्यादा हिल गए थे, बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर काँप गए थे कि ये कितना गलत हुआ है मानवता के लिए। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मैसेज टू द यूनाइटेड नेशंस। इस बार उन्होंने पब्लिकली, यानी पहले उन्होंने पर्सनल लिखा था लेकिन अब पब्लिकली उन्होंने यूनाइटेड नेशन को लिखा। इन इट, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, कि वो एक वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्मेशन चाहते हैं। देखिए वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्मेशन क्या होता है कि एक तो होती है हमारे देश की गवर्नमेंट जो पूरा हमारे देश में क्या होगा क्या नहीं होगा उसकी खैर खबर रखती है ना, उसकी जानकारी रखती है और परमिशन देती है कि आप देश में ये कर सकते हैं नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये बनने वाली है वर्ल्ड गवर्नमेंट। जब वर्ल्ड गवर्नमेंट बनेगी तो वर्ल्ड का कोई भी देश कुछ भी करने से पहले, किसी दूसरे देश के ऊपर हमला करने से पहले या कुछ भी ऐसा काम करने से पहले वो उस वर्ल्ड गवर्नमेंट से परमिशन लेगा। क्योंकि यहाँ अमेरिका ने किसी से परमिशन नहीं ली और चुपचाप से सीक्रेटली बॉम्ब फोड़ दिए जिसकी वजह से इतना खतरनाक विनाश हुआ। तो सब लोग इससे बहुत ज़्यादा आहत हुए थे और इस वजह से आइंस्टीन ने लेटर लिखा कि वो एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की फॉर्मेशन चाहते हैं। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। उसी की तरह जो रूजवेल्ट को जो उन्होंने लिखा था पहले एक लेटर कि बॉम्ब अगर बन गया तो बहुत दिक्कत आएगी, फूट जाएगा वगैरह वगैरह, तो उसी की तरह इस वाले जो लेटर थी, इस लेटर का भी कुछ ज़्यादा असर नहीं हुआ। नो इम्पैक्ट, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा। बट लेकिन ओवर द नेक्स्ट डिकेड, अगले दशक में, नेक्स्ट डिकेड यानी
दशक, डिकेड होता है दशक, यानी अगले 10 सालों में, आने वाले 10 सालों में आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। आइंस्टीन खुद और ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए पॉलिटिक्स में, यानी कि राजनीति में और ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, अंदर आ गए, राजनीति में उन्होंने प्रवेश ले लिया। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। तो आइंस्टीन ने क्या किया, जब वो पॉलिटिक्स में आ गए, तो आपको पता होगा कि पॉलिटिक्स में लोग सत्याग्रह ज़्यादा करते हैं और लोगों को भाषण ज़्यादा देते हैं, ये काम पॉलिटिक्स में ज़्यादा होता है। तो उन्होंने भी क्या किया, जब वो पॉलिटिक्स में आ गए, तो चूँकि वो पहले से बहुत फेमस थे, पॉपुलर थे, तो उन्होंने लोगों को जागरूक किया कि ये जो आर्म्स बिल्डअप हो रहे हैं, आर्म्स यानी होता है हथियार, जितने भी हथियार बनाए जा रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए और जनता को पीस, जो सरकार है ना, वो पीस और डेमोक्रेसी की तरफ चले, यानी शांति रहे, जनता का राज रहे, ना सिर्फ वो सरकार का जो कुछ भी कर दे। अब बताइए, जो नागासाकी और हिरोशिमा पर बॉम्ब गिरे, गलती थी सरकारों की, भुगता किसने? आम जनता ने, पूरी आम जनता मारी गई। तो ये कह रहे हैं कि पीस एंड डेमोक्रेसी के लिए काम किया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों को ये कैंपेन चलाए, ये आंदोलन करें। व्हेन आइंस्टीन डाइड इन 1955, जब 1955 में आइंस्टीन की डेथ हुई एट द एज ऑफ 76, जब 76 की उम्र में वो ख़त्म हुए, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस। तो जब वो 1955 में जब वो एक्सपायर हुए थे 76 साल की उम्र में, तो उनके जो पुण्यतिथि मनाई गई थी, उसे एक जीनियस समझ के नहीं बनाई गई थी, बल्कि एक वर्ल्ड का विजनरी समझ कर, एक वर्ल्ड सिटीजन समझ के बनाई गई। क्योंकि वो साइंटिफिक जीनियस तो थे ही, लेकिन संसार को एक नई राह दिखाने वाले भी थे। जैसे कि हमारे जो गांधी जी थे, वो वकील तो थे ही, लेकिन उन्होंने भी कई सारे सत्याग्रह कर कर हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी, जिस वजह से उन्हें राष्ट्रपिता कहा गया। इसी तरह से इन्हें भी, आइंस्टीन को भी वर्ल्ड सिटीजन कह के नवाजा गया। यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो कॉम्प्रीहेंशन चेक आता है, क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, इनकी वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी। अभी मैं सारी एक्सप्लेनेशंस की वीडियो डाल रही हूँ। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। इसके फर्स्ट पार्ट की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप पहले जाके फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, देन ये सेकंड पार्ट को देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।